जनसंख्या विस्फोट के देश में हालात हैं और इसको कंट्रोल करना जरूरी है। आज 11 जुलाई यानी 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि जनसंख्या नीति वो ला रहे हैं और उन्होंने जनसंख्या नीति की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है कि 1.9 पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए अभी, और 2026 तक उनका लक्ष्य है 2.1, यानी अभी सबसे अधिक ग्रोथ पॉपुलेशन के विस्फोट के हालात अगर कहें तो उत्तर प्रदेश में है। और आपको बता दें कि इसी सत्र में राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल आ रहा है जनसंख्या के ऊपर, जो कि 3 बीजेपी के सांसद लेके आ रहे हैं, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी और अनिल अग्रवाल और एक और प्रोफेसर माफ करिए हरनाथ सिंह यादव सांसद हैं, प्रोफेसर नहीं आप, ये 3 लोग लेके आ रहे हैं और तीनों इसमें प्राइवेट बिल में पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर काफी विचार है। जिस तरह के 1975 में हालात थे, कांग्रेस एक तरह की जनसंख्या विस्फोट का शोर मचा रही थी, उसी तरह के हालात आज हम बीजेपी के मुख से सुनने को देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के हालात हैं और जनसंख्या विस्फोट क्या आने वाले दिनों में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। क्यों ये मुद्दा बनता जा रहा है, क्या जरूरी है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा है? मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर उषाराम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज मुंबई से हैं। प्रोफेसर मोर्टेलिटी एंड मैटरनल हेल्थ आपका विशेष इंटरेस्ट का विषय है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर फौजदार राम जी, पूर्व निदेशक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज। आप पॉपुलेशन काउंसिल के सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं भारत सरकार में और आप रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप आपको हासिल हो चुकी है। इसके अलावा आप प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में उस विभाग के आप अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुस्तफा हुसैन, जो कि समाजशास्त्री हैं, आप पटना से जुड़ रहे हैं और आप जाने माने हस्ताक्षर हैं वहां पर पूर्वांचल में बुद्धिजीवी गुरुमा की पहचान है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सोमदेव, जो कि एमेरिटस प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और आप अर्थशास्त्री के रूप में आपकी पहचान है पूरे राजस्थान में। आप सभी लोगों को इस चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर सुरेश शर्मा जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा। ये जो जनसंख्या विस्फोट की हम बात सुन रहे हैं, जनसंख्या कंट्रोल की बात सुन रहे हैं बार बार, क्या है पूरा सर समझाएं हमें, क्यों हम इतनी चर्चाएं सुन रहे हैं इन दिनों? पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे टीवी पे बुलाया। जनसंख्या कंट्रोल का जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई है वो एक चिंता का विषय तो है, जो कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, लैंड एंड बहुत सारी जो है खाने पीने की हाउसिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनकम एंड अपॉर्चुनिटी जो है बहुत कम है। इनको ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल को करना बहुत जरूरी है। जी, हमारे पास प्रोफेसर फौजदार राम जी हैं। सॉफ्ट पॉलिसी तो अपना क्या लगता है कि सॉफ्ट पॉलिसी एडवाइजेबल है आपका? सख्त कदम क्यों ना सख्त कदम उठाए जाएं? नहीं, हमें लगता है कि विद इन इंडिया जो है, मैं 2 बातें कहेंगे कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है 2-4 पॉलिसी लगा के इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव दें और वहां पर फर्टिलिटी जो है, जैसे पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 सभी लोगों का उद्देश्य है अचीव करने का, वही 2 हमारे 2। तो एक तरफ से देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन महाराष्ट्र, राजस्थान आई थिंक लॉन्ग बैक दे हैड नो इलेक्शन, 2 चाइल्ड से ज्यादा होगा तो आप नहीं लड़ सकते वो सब, बट दे नेवर एक्सपीरियंस कि फर्टिलिटी बहुत तेजी से घटी हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप पॉलिसी लड़ाए, उसका इम्पैक्ट फर्टिलिटी और बिहेवियर पर नहीं पड़ा। आखिर क्यों जी? कि किस प्रोपोर्शन के लोग जो है इंस्पायर करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? जी, गवर्नमेंट जॉब कितनी आ रही है इस समय जिसके लिए लोग जो है 2 बच्चे पैदा करें और गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें? तो एक परिस्थिति ये है कि जो आप दे रहे हैं वो आपके हाथ में देने लायक है नहीं, जिसका बिहेवियर पर इम्पैक्ट। इसलिए पॉलिसी जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी विथ सच इंसेंटिव्स कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरा विचार है। दूसरी तरफ देखें जहां पर कुछ और कारणों से केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल हैज 1.5 total fertility rate starting from 2018. 1.5 is the lowest in India. Punjab 1.6,
next lowest. Maharashtra, Tamil Nadu, all are around 1.7. So there are states in India नीचे चले गए हैं, वो अगले 10 साल में उनका निगेटिव ग्रोथ रेट होने वाला है पॉपुलेशन का। एजिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी के कारण 2 और हमारे 2 हो सकते हैं। उसको करने के लिए आपको पहला, हमें लगता है कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी को आप रिड्यूस करना पड़ेगा। आप यूपी में देखिए चाइल्ड मॉर्टेलिटी क्या है। केरला में 10 चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, यूपी में 60 से ऊपर चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, मोर देन 6 टाइम। केरला में आई थिंक मे बी समबडी विल स्पीक मोर डिटेल ऑन विमेन एम्पावरमेंट, बट केरला में हम कह रहे हैं मोर देन 90% विमेन जो है 15 से 24 एज ग्रुप की, वो हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में लेस 40-45% है, राजस्थान में 39% है। तो ये जो है दोनों में कंट्राडिक्शन है। इंटरवेंशन पॉलिसी से हमें नहीं लगता कि कहीं भी टोटल फर्टिलिटी रिड्यूस किया जा सकता। चाइना, कैन यू इम्प्लीमेंट दैट पॉलिसी? चाइना पॉलिटिकली वेरी डिफरेंट। नाउ दे वांट 3 चाइल्ड। आपने बोला ना 2015 में 16 में अर्ली 16 में उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी डिक्लेयर की। अभी जो है लास्ट मंथ उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी डिक्लेयर की। हमने इस पर बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है कि इसका क्या होने वाला है। जी, आपको एविडेंस मिलेंगे कि फर्टिलिटी नीचे चली जाती है तो कभी वो नहीं आता। वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन, आप सभी यूरोपियन कंट्री को लीजिए, 67% ऑफ कंट्री वो फर्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जापान हैज बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 20-30 years टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। बढ़ाने क्यों? यू एम्पावर द वीमेन, व्हाई शुड वीमेन हैव ए चाइल्ड? She will question, you empower the women through education. She will question you, why should I have a child for the nation? That is the strategy. You just educate women. You reduce child mortality. So, I mean, that is the point. My belief is policy interventions, such policy interventions are not going to help me reduce fertility. But you need to educate women, empower women, reduce the child mortality. That is the best insurance you can provide to the couple that your child born will survive. Thank you. प्रोफेसर उच्चराम जी हैं हमारे साथ। हमारे प्रोफेसर फौजराम जी का ये कहना है कि जब आप विकास नहीं कर पाते हैं, जब आप विकास यानी विकास आप वुमेन को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जब आप चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट नहीं सुधार पाते हैं, हेल्थ सिस्टम नहीं सुधार पाते हैं, तो आप फिर जो है अपनी सारा दोष रखना शुरू कर देते हैं कि लोगों को अपने पॉपुलेशन कम करें, और पॉपुलेशन कम करने के लिए फिर पॉलिसी इंटरवेंशन के नाम पर आप तमाम तरीके के इंसेंटिव लेके आते हैं। क्या मैं सही है कि ऐसा ही हो रहा है क्या भारत में भी अभी? ऐसा है कि बहुत सालों से अपने देश में इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव्स रहे हैं, चाहे तो वो परिवार नियोजन के कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिए, चाहे तो वो चाइल्ड मैरिज को अवॉइड करने के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, चाहे तो उसको महिलाओं की शिक्षा से जोड़कर देख लीजिए। हर तरह से हम लोगों ने ये इंसेंटिव और सो कॉल्ड डिसइंसेंटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन कितने कारगर रहे हैं हम सब इसके साक्षी हैं। अगर कोई मुझे ये बोले, मैं मेरे 2 बेटियों की माँ हूँ, मुझे ये बोले कि आप अपनी बेटी की शादी 18 साल तक मत कीजिए, मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, आपको लगता है वो 10,000 रुपए मुझे उस लालच का काम कर जाएगा? क्योंकि माँ का सोचने का तरीका ये थोड़ा अलग होता है। आप सिर्फ 10,000 रुपए से ललचा नहीं सकते हो माँ को या बेटी को। आपको उसको ललचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सामाजिक विकास करना पड़ेगा, और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों में जागरूकता मिले, लोगों को ये समझ आए कि अगर मेरे 10 बच्चे होंगे तो मुझे क्या रहेगा, और अगर मैं 1 या 2 बच्चे करती हूँ तो उसमें क्या फायदा मिलेगा। अगर ये समझ हम लोगों को दे दें, और खास करके महिलाओं को दे दें,
और पुरुषों को जिसको बोलते हैं कि एक जो डिसीजन मेकिंग में अपना पैतृक अधिकार मान के चलते हैं कि हर चीज में निर्णय लेने का अधिकार केवल पुरुषों का ही है, जब तक हम ये मानसिकताओं से दूर नहीं रहेंगे, हम लोग जनसंख्या नियंत्रण को सीमित रेखा के अंदर रखने में सक्षम नहीं होंगे। तो समझ, और ये सिर्फ मैं महिला होने नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद राजस्थान से हम बहन भाई हैं, सो आई कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ लार्ज चिल्ड्रन। आपके पास सन प्रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, आज भी राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, क्या हमने उसमें बाकी काम करने की? अभी हम अपने जगह अपने समाज में लड़कों को ज्यादा देने लगे हैं। जब आप एक बच्चे हैं तो आमतौर पर परिवार क्या बोलेगा, मुझे बेटा का है। चाइना का अनुभव सबको मालूम है, क्या हम उस रास्ते को जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम बहुत मानवतावादी समाज हैं, हमको इस रास्ते को सोचना ही नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। हर चीज का एक संतुलन बहुत जरूरी है आपस में। पॉपुलेशन का बिल्कुल, हमारी जनसंख्या हमारे संसाधनों से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हमको अधिकार मिल जाता है कि हम साम दाम दंड भेद किसी भी तरह इसको नियंत्रित करें। नहीं, हम प्रजातांत्रिक समाज है, हम शिक्षित समाज है, हम एक सभ्य समाज है, जो हम भारत की सभ्यता की दुनिया में गूंज देते हैं, हम उस समाज की बात कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमको ऐसी नीतियां लानी चाहिए जहां पर सामाजिक विकास पर जोर दिया जाए और उसको जरिया बनाया जाए ताकि परिवर्तन संभव हो, और वो संभव है। मैं खुद इसकी एक क्या बोलते हैं मिसाल हूँ। मैं करौली हिंडौन से पढ़ी लिखी आई हूँ, गांव में जहां पर बिजली नहीं होती थी, जब मैं पल बढ़ रही थी उस वक्त, कुएं में पानी लाना, कपड़े धोने जाना, उस वक्त हमारी माँ जो अशिक्षित थी उसने हमको एक चीज बोली, पढ़ जाओ जिंदगी में पालोगे, और उन्होंने हमको पढ़ाया और उसका नतीजा आज क्या है, हम आज इस जगह बैठे हैं। तो जब ये समाज, ये इसमें पढ़ाना मतलब ये नहीं कि आप उसको शिक्षा स्कूल में जाके दो, आप उनका सशक्तिकरण घर में बैठ के भी कर सकते हो, अशिक्षित महिलाओं को भी इसके बारे में समझा सकते हो। हमने शायद इन प्रोग्रामों पर उतनी महत्व दिया नहीं है अभी तक। अपने सिर्फ हमको सोचते हैं कि एक पॉलिसी ला देंगे और बोल देंगे जी सब 2 बच्चा पैदा करो। ये कोई मशीन है क्या कि आप ताला लगा दोगे, इसके आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकते जी आप? आपको 76 का सबको याद है, संजय गांधी का क्या हश्र हुआ बाद में उस नीति का। वो नीति, उसका 1 साल का जो भी काम किया, वो हमको हमारा देश पिछले 50 साल पुराना ले गया। क्या आप दोबारा वो गलती दोहराना चाहेंगे? नहीं जी। हमारे साथ प्रोफेसर मुस्तफा हुसैन है पटना से। प्रोफेसर हुसैन, आपको क्या लग रहा है, फिर सरकार क्यों इंटरवेंशन पॉलिसी की ओर जा रही है, क्यों नहीं विकास की मॉडल की ओर जा रही है? क्या कहेंगे, आपका क्या अनुभव है? क्या इंटरवेंशन पॉलिसी के पीछे कुछ पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है क्या आपको? मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और मैं समझता हूँ कि हम लोग जनसंख्या भी पढ़ते पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग ये समझ है कि भाई जनसंख्या समाजशास्त्र का ही अंग है। तो एक बात तो ये है कि मैं कुछ मिथकों को दूर कर, पहली बात तो ये है कि भारत में कोई जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं। जो हमारे संसाधन है उस लिहाज से प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता बस वो तो पर्याप्त है, नीतियां सही नहीं। अब एक दूसरी बात ये कि भारत में अभी प्रोफेसर उषाराम ने कहा है कि जबरदस्त पुरुष संतान की कामना, और ये जो कामना है इतनी सख्त है और ये भारत में है, सारे हिंदू मुसलमान ईसाई सारे लोगों में है ये कि भाई हमको बेटा चाहिए। प्रोफेसर मुस्तफा हुसैन, आपको बताऊंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि पुरुष सत्ता की आकांक्षा, जैसे कि प्रोफेसर उषाराम बोल रहे हैं कि साउथ एशिया में, चाइना में क्यों है, बस साउथ एशिया में है, बस साउथ एशिया में, और कहीं इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि जो हमारी जो नीति है, जनसंख्या वृद्धि है, उसका एक कारण हमारी जो पुरुष सत्तात्मक जो सत्ता का जो ढांचा है वो भी कहीं ना कहीं है। आप प्रोफेसर मुस्तफा हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा जी सर बताएं, मुस्तफा जी आप क्या कह रहे थे कि क्यों ये जो ढांचा है हमारे साथ पुरुष सत्ता उसका वो क्यों जिम्मेदार है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो पुरुष सत्ता, जो पेट्रियार्की पूरे दक्षिण एशिया में है, वो और विश्व में दूसरे जगहों पर नहीं है। अरे भैया, जापान में एक लड़की हो जाए, जर्मनी में एक लड़की हो जाए, तो भी आपको उतनी ही सुविधा मिलती है जितनी की सरकार से जहाँ एक पुरुष संतान हो जाता है। क्यों ऐसा आप तमाम कोई भेद आपको क्यों लगता है? साउथ एशिया में ऐसा क्यों है? चाइना में ऐसा क्यों है? साउथ एशिया की सामाजिक बनावट है, साउथ एशिया की कृषि प्रधानता के चलते। ये जो कृषि की प्रधानता है, और हमारे यहाँ जिस तरह की ये कृषि प्रधानता में पुरुष की भूमिका है, एक औरत अगर अकेली रह जाती है, मसूमात हो जाती है, तो वो अपनी जमीन नहीं बचा सकती है, पुरुष की लाठी की जरूरत पड़ती है उसको, अभी भी तमाम कानून के बावजूद। इसलिए वो बात पूरे दक्षिण एशिया में है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। चाहे श्रीलंका ने बड़ी कोशिश की है, जनसंख्या में उनकी जो इंडिसेस हैं, उनके जो चिन्ह है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। जैसे दक्षिण भारत में कोई जनसंख्या की समस्या नहीं, कोई फर्टिलिटी ग्रोथ की समस्या नहीं। अब एक बात मैं कहूँ कि साहब, भारत में मैंने वो कह दिया कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है। जो TFR है, जिसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, या प्रति जो महिला है जो प्रजनन की आयु में है, उसमें औसत कितने बच्चे होने की संभावना है, वो हमारे यहाँ 2 पर आ गया। और मैं समझता हूँ कि वो संतोषप्रद है। उससे ज्यादा नीचे जाने पर फिर दिक्कत होगी। वो बहुत बड़ा देश है। और ये है कि साहब, अभी जो ये जो भी सरकार ने किया है, मेरी समझ ये है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। इसके ड्राफ्ट में लिख दिया गया है कि ये अगर कानून बनता भी है तो इसको लागू किया जाएगा 1 साल के बाद। मैं समझता हूं तब तक यूपी के चुनाव हो जाएंगे और तब इसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी, और तब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये लागू नहीं होगा। अब ये बात कि मैं समझता हूं कि साहब, एक मिथक जो बहुत दिनों से प्रचलित है कि साहब मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे। अभी SY कुरैशी ने बहुत कुछ इस पर लिखा है, और ठीक है, मुसलमानों का जो अभी ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा, वो 24 है, और हिंदुओं का 16 है। मुसलमानों में अगर जन्म दर ज्यादा है तो उसके 2 कारण। पहला कारण तो यह है कि उनमें कंपैरेटिवली गरीबी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा की कमी, स्त्री शिक्षा की कमी। मैं एक शख्स का नाम लेना चाहूंगा, आशीष बोस। मैं उनको अपना गुरु समझता था, अब नहीं रहे हूं, और वो समझता हूं कि साहब उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि भैया, ये जो पॉइंट और डिजिटल तुम चलते हो इसको कंट्रोल करने के लिए, उसे मत करो। आप ऐसा करो कि इन 4 राज्यों में, हालांकि एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं नहीं करना चाहता हूं उसको, कि भाई ये 4 राज्य हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की सारी समस्या इन्हीं 4 राज्यों में। 42% आबादी और 63% विकास की दर है। ये सारा विकास इन्हीं 4 राज्यों में होता है। उन्होंने एक बात कही थी, इन 4 राज्यों में आप कुछ मत करो, आप स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बनाओ। मैं समझता हूं कि उससे भी बढ़िया बात होगी, यहाँ भारत है, ये यहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण करना बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। लोकतंत्र है, ये चीन नहीं है, ये रेजिमेंटेड कंट्री नहीं है। आपने कह दिया 1 चाइल्ड, आपने कह दिया 2 चाइल्ड, आपने कह दिया 3 चाइल्ड, और आप लगा दिया आपने कानून। भाई, पहले कहा जा रहा था कि 2027 में हम लोग चीन की आबादी से बढ़ जाए। मैंने उस वक्त ही लिखा था और दिल्ली सरकार ने कहा भी था कि ये संभव नहीं है, 2035 तक ये संभव है। और अब तो 3 चाइल्ड के बाद ये अभी 2040 के पहले ये संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत भी बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी कर रहा है, बहुत तेजी से कमी हो रही है। अभी तक तो ये मध्य वर्ग तक सीमित है। 2 बातें याद रखिए, महमूद ममदानी ने कहा था कि भाई गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करते, क्यों न करें, ये स्वाभाविक है। अरे भाई, उनके लिए आर्थिक इंसेंटिव है
बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पाल लेते हैं और ये बच्चे बहुत जल्दी उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, तो उनको आर्थिक लाभ होता है। अब ये बात मैं समझता हूँ कि आशीष बोस, ये मेरी समझ से इससे जनसंख्या को कोई लेना देना नहीं है। अगर दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अच्छे राज्य हैं, तो जो उन्होंने किया है आप वही कर लीजिए। जहां तक मुसलमानों की बात है तो केरल में आप देखिए CSDS का डाटा, आप देखिए CMI का डाटा, तो उसमें मुसलमान महिलाओं में जन्म दर वही है जो ईसाई महिलाओं। सर मैं थोड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रोफेसर फौजदार राम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे कम है फर्टिलिटी रेट 1.5। पश्चिम बंगाल में तो गरीबी भी है, पश्चिम बंगाल में मुसलमान भी हैं, पश्चिम बंगाल में आबादी भी ज्यादा है, तो पश्चिम बंगाल ने फिर कैसे कंट्रोल किया? हाँ, पश्चिम बंगाल में कंट्रोल इस बात से हुई कि देखिए वहां जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई तो इस लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने और कुछ किया हो नहीं किया हो, बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, परंतु वुमेन एम्पावरमेंट ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा किया। पंचायत राज में उन्होंने बहुत ज्यादा लाया, मुसलमान औरतों को लाया। 6 जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक है, अभी भी फर्टिलिटी मुसलमान महिलाओं में ज्यादा है कंपेयर टू, बात सही है, परंतु उसके बावजूद बहुत तेजी से है। यही एक कारण है कि वहाँ फर्टिलिटी 1.5। जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वहां पर आबादी कम होती है, आबादी कम होती है वहां इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होती है, क्या है? देखिए ये तो बड़ा वेल प्रूव्ड फैक्ट है कि जहां इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छी होगी वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। आज से बहुत सालों पहले प्रोफेसर इमानुअल हक थे, उन्होंने ये कहा कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। एब्सोल्युटली। एक तो मैं ये बात आपके इस जवाब में कहना, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात से प्रतिशत सहमत हूँ, हिंदुस्तान की ग्रोथ ज्यादा नहीं है फॉर पॉपुलेशन इसका, बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, इनफर्टिलिटी रेट है वो आज भी मेरे ख्याल से 27% है, मतलब पर 1000। अब सवाल ये है कि जैसे प्रोफेसर ने कहा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है, और वाकई में नहीं। ये जो सोशियोलॉजिकल फैक्ट जो आपने दिया कि बर्थ रेट में ज्यादा है और किस कम है, महत्वपूर्ण बात जो मेरी निगाह में सबसे पहले तो ये कि वुमेन्स का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो हमेशा प्रायोरिटी पर होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट में कोई MP ये बिल लाए कि वुमेन्स एजुकेशन कंपल्सरी होगा तो शायद मैं उसकी ज्यादा तारीफ करता, क्योंकि ये बिल्कुल वेल प्रूव्ड फैक्ट है। फौजदार साहब ने भी कहा, मैडम उषा राम ने भी कहा, प्रोफेसर मुश्तबा ने भी कहा कि आप ये देखिए जहां जहां पर महिलाओं में शिक्षा का स्तर ज्यादा है वहां पर चाइल्ड की बर्थ रेट कम है। उसका एक बहुत सिंपल रीजन है कि वीमेंस का एम्पावरमेंट खाली पैसे बांटने से नहीं होता है, वीमेंस का एम्पावरमेंट होता है उसके एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन से वो असर्ट करती है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, और समाज में चूंकि मुझे ये करना है ये नहीं करना है इसकी स्वतंत्रता उतनी नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी आपने बहुत सही कहा मुस्तफा साहब ने कि साउथ एशियन कंट्रीज में इसलिए है कि कृषि प्रधानता है और वहां पर जो ह्यूमन लेबर है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सोर्स है। तो जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सोर्स होगा तो जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट सर, वो तो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा ही ना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये बात सही कह रहे हैं मुस्तफा साहब, मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि 6-8 महीने बाद ये जो बिल है ये ठंडे बस्ते में जाएगा, क्योंकि सारे देश के अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और दुनिया के इकोनॉमिस्ट ये लिखना शुरू कर देंगे कि हमारे देश में वो स्थिति नहीं है जनसंख्या विस्फोट की, जैसा कि सरकार या ये प्राइवेट जो बिल वाले जो मानते हैं, ऐसा नहीं। तो मेरा सर निवेदन ये है
आप कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशन करिए, ये बात तो सही है कि अगर आप कोर्सिव मेजर्स लेंगे तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इसलिए होगा, आपने तो सर बहुत सरल भाषा में और बड़ी शालीन भाषा में कहा कि हम डेमोक्रेटिक हैं। सर ये एक अलग बहस है कि हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, पर सर हम डाइवर्सिफाइड इतने हैं कि डेमोक्रेसी हो या ना हो फिर भी ये कोअर्सिव मेजर काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। चाहे आप ट्राइबल्स में चले जाइए, चाहे आप कम डेवलप्ड लोगों में चले जाइए, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव तो हो। पर सवाल ये है कि जब तक काउंटर प्रोडक्टिव होगा तब तक आपके 5 या 7 या 8 जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत सर डेमोक्रेसी की ये है, आज हम सोचेंगे, कल अनाउंस करेंगे और परसों अंडर द कारपेट रख देंगे। ये सर बेस्ट मैनिफेस्टेशन है। हमारे पास समय बहुत कम बचा है। संक्षेप में आपसे अगर सबसे पूछना चाहूं तो कि जनसंख्या विस्फोट के हालात हैं या नहीं, और ये जो नया जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नीति की बात हम सुन रहे हैं, क्या वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर ग्रोथ का एजेंडा है? प्रोफेसर उस जी आप क्या कहेंगे, ग्रोथ का एजेंडा है या पॉलिटिकल एजेंडा है? थोड़ा बोलने में शर्म आएगी जरूर, लेकिन फिर भी बोलूंगी कि ये ग्रोथ का एजेंडा तो नहीं हो सकता भाई। ये तो कहीं ना कहीं क्लियरली पॉलिटिकल एजेंडा है, ये ग्रोथ का एजेंडा नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो मतलब विकास की बात करते हैं, और विकास में हमेशा किसकी बात करनी चाहिए? सुविधाओं के सुधार की, लोगों के स्किल्स के सुधार की, उनके लिए अवसरों के सुधार की, नौकरी के सुधार की, और ये सब बातें तो कहीं यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म जो है लाना चाहिए, स्लोली लाना चाहिए, पहले इंसेंटिव दे के लाना चाहिए, जिससे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इम्प्रूव हो। जैसे आप अभी पैंडेमिक, आप तो कहेंगे सर पॉलिटिकल एजेंडा है, ग्रोथ का एजेंडा है? सर देखिए ग्रोथ का एजेंडा तब है जब ये पार्टिसिपेटिव ग्रोथ हो। इस पॉपुलेशन कंट्रोल के बिल में ग्रोथ का एजेंडा कहीं पर भी नहीं है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं कि पॉपुलेशन इज ए प्रॉब्लम, पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा रिलेटिव होता है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज होता है। आई एम सेइंग इट इज नॉट विस्फोटक, इट इज द मेन इज द पॉपुलेशन मैनेजमेंट वी नीड टू टॉक अबाउट। वी नो दैट करंट पॉपुलेशन इज बिग, until 2050 it will grow, it will have then negative growth rate, thereafter you do anything in India, that is a fact, that is a mathematical fact, that up to 250 below 1% we will grow and then will decline. So population management is the best agenda actually, not the population control. प्रोफेसर उसराम संक्षेप में अपनी बात कहें। संक्षेप में दो छोटे मुद्दे जरूर यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी। अपने देश में आज 300 ऐसे जिले हैं जहां पर लड़कियों में, बच्चियों में मृत्युता दर लड़कों से बहुत ज्यादा है। 300 जिले। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर कहना चाहूंगी, जो अब तक मैंने मेंशन नहीं किया था, ये करीब 4 से 6 मिलियन फीमेल चिल्ड्रन आर किल्ड इन दिस कंट्री जस्ट टू गेट मेल चाइल्ड। आप उन मुद्दों पर बात कीजिए, उनको एड्रेस कीजिए, तब मुझे आके बोलिए कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए। हमने देखा कि सरकार चाहती है कि ग्रोथ हो, ग्रोथ के लिए वो पॉपुलेशन कम करना चाहती है, लेकिन शायद हकीकत यह है कि ग्रोथ आने के बाद अपने आप पॉपुलेशन कम होती है। तो अगर हम ग्रोथ हासिल करेंगे तो पॉपुलेशन का लक्ष्य शायद अपने आप हासिल हो जाए। विकास के माध्यम पे चलेंगे तो जो बाकी चीजें हैं वो अपने आप ही सुलझ जाती हैं, ये माना जा रहा है। आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पथ कड़े। नमस्कार।